चलिए आगे बढ़े, स्टार्ट करें। निकाले भाई, कितने देर से बैठे, कॉपी तो निकालो एटलीस्ट। कैसे करता है आयुष्मान। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने दो प्रॉपर्टी देख ली थी, बातें नहीं याद करो। पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, बीटा एलिमिनेशन, या जिसको हमने डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी नाम दिया था, याद है? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का रिमूवल करवा रहे थे, इसलिए डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। और बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा था। ये रिएक्शन था हमारा अल्किल हैलाइड का विथ अल्कोहलिक KOH। ये पहचान है रिएक्शन की, अल्कोहलिक KOH। क्योंकि हर प्रॉपर्टी में अल्किल हैलाइड तो लेंगे ही, दूसरा रिएजेंट पहचान है रिएक्शन की। ठीक है, तो अल्कोहलिक KOH से हमें क्या मिलने वाला है, R डबल बॉन्ड R, एल्कीन मिलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी हमने, और यहीं पर हमने शेड्जेफ रूल भी यूज किया था कि अगर एक से ज्यादा बीटा कार्बन प्रेजेंट है तो शेड्जेफ रूल से डिसाइड करेंगे कि मेजर प्रोडक्ट कौन होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन होगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी जो लास्ट क्लास में देखे थे वो थी रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, जिसमें अपन ने दो मेटल को यूज किया था, एक था मैग्नीशियम और दूसरा था सोडियम। मैग्नीशियम मेटल के साथ RX ने क्या बनाया था, RMgX, जिसको क्या बोलते थे, कॉमनली नोन एज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट आफ्टर द नेम ऑफ इन्वेंटर डिस्कवर, क्या बोलोगे उसको, बनाया ना तो इन्वेंटर ही बोलते हैं। ठीक है, और इसको अपन मॉइस्चर से दूर रखते हैं, क्योंकि इसको कहीं से प्रोटॉन मिल जाएगा तो ये क्या बन जाता है, एल्केन। क्या बन जाता है, एल्केन। ये एल्केन के मेथड है प्रिपरेशन का। ठीक है, सेकेंड हमने सोडियम की बात की थी, इससे अपन ने देखा था वुड्स रिएक्शन, हमारा चौथा नेम रिएक्शन इस चैप्टर का। बाकी तीन कौन कौन से पढ़े हैं, फिंकलस्टीन, स्वॉर्ट्स, सैंडमेयर, ये तीनों प्रिपरेशन में थे। फिंकलस्टीन ये अल्किल हाइड्राइड बनाने के लिए, अल्किल आयोडाइड बनाने के लिए फिंकलस्टीन, अल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए स्वॉर्ट्स, सैंडमेयर हेलो अरीन बनाने के लिए। ये तीनों नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, वुड्स में अपन ने क्या देखा था कि आप अल्किल हैलाइड लेकर के सोडियम लो। अच्छा, यहां पे कुछ भूला क्या मैं, ट्राईथर, वही ड्राई ईथर यहां भी लिए थे अपन, प्लस RX, एक और ड्राई ईथर यहां पे लेके क्या बनाया था अपन ने, R बॉन्ड R। इवन नंबर ऑफ एल्केन बनाने का ये प्रोसेस था, इससे अपन ऑड नंबर ऑफ एल्केन नहीं बना सकते। ऑड नंबर ऑफ एल्केन मतलब एल्केन विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स, कार्बन एटम्स हम नहीं बना सकते, क्योंकि उससे क्या हो रहा था, तीन अलग अलग टाइप के एल्केन बन रहे थे जिनको सेपरेट करना डिफिकल्ट हो रहा था। दैट इज वाई हम इस मेथड से हमेशा सिमेट्रिकल एल्केन बनाएंगे, यानी कि एल्केन विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कि इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, डेकेन एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां तक हमारा हो गया था। नेक्स्ट अपन स्टार्ट किए थे थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एज द नेम सजेस्ट, सब्स्टिट्यूशन तो है बट किसका सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, एक न्यूक्लियोफाइल को एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल को, सॉरी एक वीकर न्यूक्लियोफाइल को एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो हमने देखा था कि ये न्यूक्लियोफाइल किस टाइप के होते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हो सकते हैं, या फिर अ मॉलिक्यूल, अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल विथ लोन पेयर, जैसे कि अमोनिया हो गया हमारा जिसके पास लोन पेयर होता है, वाटर हो गया जिसके पास लोन पेयर होते हैं। तो ये सब भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। लास्ट में हमने एक टेबल बनाई थी, राइट? वो टेबल में क्या लिखा था हमने कि कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल आकर के RX में अटैक कर सकते हैं, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल RX में आकर के अटैक करेंगे और X को रिप्लेस करेंगे। और ये लिखा था कि वो न्यूक्लियोफाइल का सोर्स क्या है, वो न्यूक्लियोफाइल का क्या है, सोर्स क्या है, कि वो न्यूक्लियोफाइल आया कहां से। OH नेगेटिव अगर न्यूक्लियोफाइल है तो OH नेगेटिव कहां से आएगा, हमने तीन चीजें लिखी थी। क्या क्या लिखे थे, एक्वस KOH, एक्वस NaOH, या फिर मॉइस्ट Ag2O सिल्वर ऑक्साइड।
वाटर के साथ भी अल्कोहल ही बना रहे थे, बनेगा क्या, रिजल्टेंट क्या बनेगा, अल्कोहल। तो 3 कॉलम थे हमारे टेबल में, 4 थे, नाम भी लिख रहे होंगे शायद, तो 3 या 4 कॉलम बनाए थे, जिसमें एक था सोर्स कि वो न्यूक्लियोफाइल आएगा कहां से, न्यूक्लियोफाइल क्या है, और वो न्यूक्लियोफाइल अटैच होने के बाद प्रोडक्ट क्या बनाएगा। तो आप अपने अल्किल हालाइड से अल्कोहल बना पा रहे थे, आप ईथर बना पा रहे थे, है, क्योंकि हमारा OR भी क्या होता है, एक तरह का क्या है, न्यूक्लियोफाइल ही है, क्योंकि ROR में इसके पास O है, O के पास क्या है, लोन पेयर्स है, तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो ये भी जाकर के RX के R के साथ अटैच होकर के क्या बना लेगा, ईथर। ये क्या होता है, ROR ईथर, एक अल्किल ग्रुप, इधर भी अल्किल ग्रुप, बीच में O, ईथर, ठीक है, यानी कि CH3OCH3, ये एक एग्जांपल हो गया ईथर का। अब आप और भी अलग अलग टाइप के ईथर बना सकते हो, बस आपको यहाँ पे कार्बन का ग्रुप रखना है, बस 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, कितने भी कार्बन का आप ग्रुप रख दो, आजू बाजू में आपका ईथर रेडी हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहां तक हो गया था, टेबल बना करके लिख लिए थे। एक आध एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर हम मैकेनिज्म में आएंगे। लिखना है एक एग्जाम्पल, हाँ, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो फिजिकल प्रॉपर्टी में अपन लिखे थे वही ना। तो देखो, हमने ये बात की थी कि हेलो एल्केन्स भले पोलार हैं, बट वो कैसे टाइप के पोलार है, कोवेलेंट पोलार है, आयनिक पोलार नहीं है, जिसमें हमारे आयंस डिसोसिएटेड रहते हैं। और हमने देखा था ना कि कैसे वाटर के मॉलिक्यूल Na पॉजिटिव को घेर रहे थे और Cl नेगेटिव को घेर रहे थे। यहां पर क्या हो रहा है, इनके आपस की जो डाइपोल डाइपोल मूवमेंट की बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हो पा रही है। ये मॉलिक्यूल्स को जाकर के वाटर के बीच में बैठना है, उनके लिए इनका बॉन्ड टूटना जरूरी है, पर ये बॉन्ड टूट ही नहीं रही है, क्योंकि उतनी एनर्जी जनरेट ही नहीं हो रही है मिक्स होने के बाद कि वो हेलोजन हेलो एल्केन की बॉन्ड को तोड़ सके, और वो टूट नहीं रही है, तो वो जाके वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में बैठ नहीं रहे हैं, और ऐसा नहीं होगा तो सॉल्युबिलिटी नहीं हो पाएगी। इसलिए अपन ने लिखा था कि देयर बॉन्ड स्ट्रेंथ इज हायर, इतनी एनर्जी जनरेट नहीं हो रही कि उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को तोड़ सके, और ऑलरेडी वाटर वाटर के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसी कारण से हेलो एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। चलिए, तो एक आध एग्जांपल लिखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, फिर मैकेनिज्म में आएंगे। देखिए, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, एग्जांपल करके लिख लो आप लोग, है ना, एग्जांपल 1, एक फर्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल बोले तो OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप से मुझे याद आया कि किसी ने OH को एक्वा मान लिया है, मतलब OH हाइड्रोक्सिडो होता है, H2O एक्वा होता है ना, ये दोनों लाइगेंड है, बट इसका नाम एक्वा है और इसका नाम हाइड्रोक्सिडो है। एक क्वेश्चन में था, है ना, अभी याद आया मुझे। ओके, तो रिप्लेसमेंट ऑफ या सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसमें एक रिएक्शन लिख लो, RX प्लस एक्वस, AQ करके लिख लेना, AQ KOH gives you ROH प्लस क्या बचा, KX। बस ये एक्वस की जगह अल्कोहलिक होता तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता, सुन रहे हो क्या, क्या हो जाता प्रोडक्ट, अगर एक्वस की जगह अल्कोहलिक होता तो प्रोडक्ट क्या बनता, अभी क्या बना है, अल्कोहल, तब क्या बनता, एल्कीन। अरे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाता, नहीं याद आ रहा है क्या, सिर्फ ये एक्वस की जगह हमने क्या लिखा था वहां पे, अल्कोहलिक KOH, तो यहां पे हमें क्या मिला था, C डबल बॉन्ड C, एल्कीन। तो यही मैंने आपको बताया ना कि यही पहचान है रिएक्शन की। देखिए, RX तो दोनों में है, सुन रहे हो क्या, RX तो दोनों में है, बस ये फर्क है ना, इससे ये रिएक्शन बन गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये रिएक्शन बन गया डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। एम आई क्लियर। तो ये ध्यान रखना है कि AQ लिखा है कि ALC लिखा है, AQ मतलब एक्वस, ALC मतलब अल्कोहलिक, ठीक है। कभी कभार इथेनॉलिक भी लिखा रहता है, तो इथेनॉल भी तो अल्कोहल ही है ना, तो कंफ्यूज मत होना कि सर ALC तो नहीं लिखा था, पर
इथेनॉलिक तो लिखा है ना, तो इथेनॉलिक क्या है? इथेनॉलिक अल्कोहल है। क्लियर है ये? ओके, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना। सेकेंड लिखो, एक और एग्जांपल, यहां पे नाम लिखे ना अल्कोहल, क्या है ये? अल्कोहल। एक और लिखो, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी, ALKOXY, एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप। अब ये क्या होता है एल्कोक्सी ग्रुप? अल्किल तो पता है हमें, आर होता है अल्किल। एल्कोक्सी में क्या क्या लिखा हुआ है? ALKOXY, है ना। तो एल्कोक्सी में एल्किल से ALK आया, और ऑक्सी बोले तो ऑक्सीजन, तो आरओ ग्रुप को कहते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। समझ रहे हैं क्या? आरओ ग्रुप कहलाता है एल्कोक्सी ग्रुप। तो यहां पे हमारे पास लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इसका एक रिएक्शन लिखना, RX प्लस, ये RO कहां से आ रहा है हमारा? RONA से, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बोलेंगे? सोडियम एल्कोक्साइड गिव्स यू, हाँ क्या बनेगा? ये RO जाएगा, RO हमारा है ना न्यूक्लियोफाइल, ये जाएगा X को रिप्लेस करेगा, तो क्या बनेगा? ROR। क्या है ये? ईथर, ROR प्लस NaX। ये दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल हैं। ये अपन फिर से पढ़ेंगे रिएक्शन, कहां पे पढ़ेंगे? ईथर के प्रिपरेशन में। अरे ईथर हमारा चैप्टर है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एक चैप्टर है इसके जस्ट बाद वाला, वहां आप ईथर का प्रिपरेशन पढ़ोगे तो ये आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये भी नेम रिएक्शन है, इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। अभी मत लिखो, वहां लिखेंगे विलियमसन, सेम रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस। बट अभी आप पढ़ रहे हो हेलो एल्केन की प्रॉपर्टी में, उस समय किसके हेडिंग के अंदर पढ़ोगे? प्रॉपर्टीज ऑफ, सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, उस समय प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो रिएक्शन दोनों में सेम रहेगा, है ना। सुन रहे हैं क्या? मैंने आप उस दिन कहा था ना कि रिपीटेशन होंगे, रिएक्शंस रिपीट होंगे, बट उसकी हेडिंग अलग होगी बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला एक और एग्जांपल लिखना, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय, substitution of halogen by, substitution of halogen by cyano group, CYANO, cyano, वही साइनाइड, बाय साइनो ग्रुप। टेबल में आप लोग कल देखे थे, दो चीज लिखे थे, KCN AgCN। जल्दी देखो ना, अरे देखो ना, लिखे थे KCN से क्या हो रहा था? RCN बन रहा था, और AgCN से क्या हो रहा था? RNC बन रहा था। मैंने नाम दिया था इसको कुछ, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल तो है, बट किस टाइप का है? एम्बीडेंट है, यानी कि दोनों तरफ से खा सकता है, दोनों तरफ दांत हैं उसके, डेंट, डेंटिस्ट, दांत। एम्बी मतलब दोनों तरफ, समझ रहे हैं क्या? तो सी से भी अटैच हो सकता है और एन से भी अटैच हो सकता है। ये कल हमने लिखा था, पर किसी ने पूछा नहीं मुझसे, सर ऐसा क्यों कि KCN के साथ ही ऐसा हुआ, AgCN के साथ ऐसा हुआ? ये है ना अच्छा क्वेश्चन, अरे आया कि नहीं दिमाग में? ऐसा उल्टा कर दोगे तो वही गलत हो जाएगा ना, AgCN के साथ कभी ये नहीं मिल पाएगा और इसके साथ ये नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्यों कि KCN ही RCN दे रहा है, KCN NC क्यों नहीं बना रहा है? उसका रीजन समझना कि KCN में जो बीच में बॉन्ड है ना, वो आयनिक बॉन्ड है। क्या है? आयनिक बॉन्ड। तो जब ये टूटेगा तो CN नेगेटिव और K पॉजिटिव अलग होगा। ठीक है, तो C फ्री है, C से जाकर के C जो है R पे जाके अटैक कर सकता है। पर AgCN बॉन्ड जो है ना, थोड़ी सी क्या कोवेलेंट बॉन्ड होती है। क्या होती है? कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके कारण C बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है टू सिल्वर। तो C फ्री नहीं है, फ्रीली अवेलेबल नहीं है C, पर N वाला साइड फ्रीली अवेलेबल है, तो इसलिए क्या बनता है? NC। समझ रहे हैं ना? सेम रीजन आप NO2 और ONO वाले में बोलोगे, वहां भी ऐसे लिखे थे दो, और इसके बाद वाला देखो, एक AgNO2 था और एक
KNO2 था, उससे एक से NO2 लग रहा था और दूसरे से ONO लग रहा था। समझ गए क्या? ठीक है, चलो तो क्या लिखे आप लोग? फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय साइनो ग्रुप लिखे। एग्जांपल RX प्लस क्या लेंगे? क्या लेंगे? KCN गिव्स यू, KCN गिव्स यू क्या मिलेगा? RCN। अच्छा, C और N के बीच में बॉन्ड कैसी होती है? हाँ, C और N के बीच में कैसी बॉन्ड होती है? हाँ, कोवेलेंट। तो कार्बन तो कोवेलेंट ही बनाएगा ना भाई, ट्रिपल बॉन्ड। अरे तब तो कार्बन की 4 बॉन्ड हो पाएगी। आप देखो ना, कार्बन तो एक ही बॉन्ड से कनेक्टेड है R से, बाकी 3 बॉन्ड कहां गई? वो 3 बॉन्ड N के साथ रहेगी, इससे N का भी 3 बॉन्ड बन जाएगा ना, दोनों खुश। प्लस KX। हाँ जी, टेम्परेचर बढ़ा दूं मतलब कूलिंग बढ़ाऊं, कूलिंग कम करूं? थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, है ना, पैसा भी बचेगा। चलो नेक्स्ट, आइसोसाइनाइड के लिए AgCl लगा देंगे ना, तो वो नहीं लिखवाऊं। चलो आते अपन मैकेनिज्म में, पर उसके पहले ना एक नोट करके पॉइंट लिख लो। मैं इन दोनों का डेफिनेशन लिखवा रहा हूं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का, नोट में लिख लेते हैं उसको। लिखिए नोट में, नोट करके लिखिए, न्यूक्लियोफाइल्स विच हैव, न्यूक्लियोफाइल्स विच हैव, न्यूक्लियोफाइल्स विच हैव more than one site, nucleophiles which have more than one site, SITE, one site through which the reaction can occur, which have more than one site through which the reaction can occur, are called ambident nucleophile, are called ambident nucleophile, are called ambident nucleophile। उसमें अपने एग्जांपल वही CN, CN और NO2 लिख लो एग्जांपल में, CN, NO2 एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए मैकेनिज्म में आते हैं। लिखेगा मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मतलब क्या होता है? स्टेप, है ना। स्टेप क्या हुए, पहले क्या आया, क्या अटैक हुआ, फिर क्या बना, फाइनल प्रोडक्ट आने से पहले बीच में क्या क्या चीजें हो रही हैं, उसको मैकेनिज्म बोल रहे हैं ना, स्टेप वाइज। तो मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइफन डाल के लिखेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ nucleophilic substitution reaction, there are two types of nucleophilic substitution reaction। ए और बी लिखकर, ए और बी करके दोनों पहले लिखेंगे, फिर अपन एक एक करके दोनों को डिस्क्राइब करते हैं। ए लिखेगा SN2, N को सबस्क्रिप्ट में लिखना, SN2 ब्रैकेट में इसका फुल फॉर्म लिखना, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन कॉमा न्यूक्लियोफिलिक कॉमा बाइमोलिक्यूलर, बाइमोलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल, बाइमोलिक्यूलर। एक और लिख लो बी, सेकेंड मैकेनिज्म, SN1, SN1, इसका भी फुल फॉर्म लिख लो, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, और वन बोले तो यूनिमोलिक्यूलर। मोनोमोलिक्यूलर अच्छा ही लग रहा बोलने में, तो यूनिमोलिक्यूलर, यूनिमोलिक्यूलर। ठीक है, चलो पहला फर्स्ट इन डालो, SN2,
SN2 को डिस्क्राइब करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना इस चैप्टर का, बहुत मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब। हाँ, SN2 इसमें लिखेगा द रिएक्शन बिटवीन the reaction between the reaction between methyl chloride the reaction between methyl chloride इसका IUPAC नेम मिथिल क्लोराइड समझ गया ना, CH3Cl क्लोरोमीथेन। the reaction between methyl chloride and hydroxide ion and hydroxide ion ब्रैकेट में OH नेगेटिव टू गिव क्या बनेगा इन दोनों से? अगर इन दोनों का रिएक्शन हमने करवाया तो क्या बनने वाला है? मीथेनॉल। क्या बनेगा? टू गिव मीथेनॉल follows the second order kinetics follows the second order kinetics सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब समझना, ये एक्चुअली अपन काइनेटिक केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे ये क्या होता है, अभी थोड़ा बता रहा हूं जो यहाँ पे काम का चीज है। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब है कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसकी स्पीड, काइनेटिक्स मतलब स्पीड, जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो ना काइनेटिक्स, है ना, वैसे यहाँ हम यहाँ की भी स्पीड पढ़ेंगे कि रिएक्शन कितना फास्ट है, रिएक्शन कितना स्लो हो रहा है, तो उसको काइनेटिक्स बोलते हैं, बट वो केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। तो अगर किसी रिएक्शन की स्पीड दो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है तो उसको सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स बोलते हैं। और यहां वो दो रिएक्टेंट ये दोनों हैं। डिपेंड करती कहने का मतलब इन दोनों की कंसंट्रेशन को कम या ज्यादा करूंगा ना तो रिएक्शन की स्पीड भी कम या ज्यादा हो जाएगी। अब इसके जगह अगर मैं यूनिमोलिकुलर बोलूं या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बोलूं, इसका क्या मीनिंग होना चाहिए? हाँ, एक ही रिएक्टेंट के ऊपर उस पूरे रिएक्शन की स्पीड डिपेंडेंट है कि इस रिएक्टेंट को कम ज्यादा करने पर रिएक्शन की स्पीड बढ़ सकती है या कम हो सकती है, दूसरे के कम ज्यादा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक एग्जांपल, जैसे कि अगर A+B आपको दे रहा है C+D प्रोडक्ट, अगर ये एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है यानी कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो इसका मतलब ये होगा कि रिएक्शन की स्पीड सिर्फ A के ऊपर डिपेंडेंट है, B के ऊपर नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि B बिना लिए भी C और D बन जाएगा, ऐसा नहीं बोला मैंने बोला स्पीड डिपेंडेंट नहीं है। कहां दिख रहा है बाहर? पता है मेरे को तो नहीं पड़ेगा। बी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब कि बी की वैल्यू को या बी के कंसंट्रेशन को कम ज्यादा भी करोगे तो स्पीड पे फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे? इसका मतलब ये नहीं कि बी लेंगे ही नहीं तो सी और डी बन जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। बी की वैल्यू कम ज्यादा करने पर स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिएक्शन की, बस ए की वैल्यू कम ज्यादा करने पर रिएक्शन की स्पीड बढ़ सकती है या कम हो सकती है। इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसको बोल रहे हैं सेकेंड ऑर्डर, मतलब ये दोनों पर डिपेंड होगा किसका? इस रिएक्शन का स्पीड। तो यहां पर ना स्पीड वर्ड यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं वर्ड रेट, क्योंकि स्पीड तो आप फिजिक्स में बोलते हो, स्पीड एंड वेलोसिटी आर फिजिक्स, है ना, आर फॉर फिजिक्स। इसके लिए अपन क्या बोलते हैं? रेट। स्पीड के लिए रेट, ठीक है। तो हाँ, क्या लिखे? फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, इसको लिखवा भी दे रहा हूं, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन depends upon the depends upon the concentration of both the reactants concentration of both the reactants concentration of both the reactants। ठीक है, चलिए इसका मैकेनिज्म लिखना रिएक्शन के फॉर्म में, नीचे लिखिएगा। ये आपका OH नेगेटिव है, ठीक है, एंड दिस इज CHCl3। इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा ना, जैसे मीथेन का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है। सी के साथ चारों बॉन्ड कैसे होते हैं? एक टेट्राहेड्रल बनाते हैं। अब वो H हट के तो Cl लगा है, तो स्ट्रक्चर अभी भी कैसा रहेगा? टेट्राहेड्रल, ठीक है।
तो ये OH नेगेटिव था, इसने देखा किसको, क्लोरोमीथेन को। तो इसने देखा कि अगर मैं इधर से जाऊंगा ना, किधर से, जहां से क्लोरीन निकलने वाला है, तो मुझे क्लोरीन हो सकता है निकलते निकलते धक्का देके चले जाए, रिपेल कर दे। क्यों? क्योंकि दोनों न्यूक्लियोफाइल है। इसलिए OH दिमाग लगाया, इधर से नहीं गया, वो कहां से गया, पीछे से गया, बैक अटैक। वो इसलिए ऐसा कर पाया क्योंकि पीछे जगह थी, इसलिए ऐसा कर पाया। अगर पीछे दरवाजा नहीं होता तो वो नहीं आ पाता, जगह नहीं होती तो नहीं आ पाता, राइट। पर यहां पे वो आ पा रहा है क्योंकि पीछे जगह है। ठीक है, एम आई क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? आगे से नहीं गया वो। तो एक समय ऐसा आया कि ये निकल भी रहा था और ये एंटर कर रहा था। अब दो दरवाजे हैं ना, तो ऐसा हो सकता है कि एक समय पर इस दरवाजे से कोई निकल रहा हो और उसी समय पर इस दरवाजे से कोई घुस रहा हो। एक ही दरवाजा होगा तो ये नहीं पॉसिबल है, जब तक ये निकलेगा नहीं दूसरा आ नहीं पाएगा। पर अब तो दो दरवाजे हैं ना, तो इस समय एक ऐसा स्टेज आता है कार्बन के साथ कि वो 5 चीजों से कनेक्टेड रहता है, कंप्लीटली नहीं बट पार्शियली। ये निकलता हुआ Cl और ये आता हुआ OH। ना ये पूरी तरीके से गया है, ना ये पूरी तरीके से आया है। तो ये तो कार्बन की बहुत अनस्टेबल टाइप की स्टेट हो गई, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। इसको कहते हैं अपन क्या, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। अब अगले स्टेप में Cl निकल जाएगा, OH लग जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट बन गया ऐसा। इसमें और इसमें क्या फर्क दिख रहा है आपको? इसके अलावा Cl की जगह OH आ गया, ये मत बोलना, वो तो हम कर ही हैं। उसके अलावा क्या फर्क दिख रहा है? हाँ, क्या हो गया? जो हमारा ग्रुप Cl वाला यहां लगा था, अब OH यहां आ गया है। जाहिर सी बात है ना, अगर OH यहां से आएगा तो वो आकर के इन दोनों तीनों बॉन्ड को रिपेल करेगा। वेस्पर थ्योरी याद है आपको? सारी बॉन्ड एक दूसरे को रिपेल करती है, अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसा आता है कि वो रिपल्शन होना बंद हो जाता है, और वही हमारे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है। तो OH यहां से आया, Cl यहां से जैसे ही निकला, जब OH आया पास में तो इन लोग इस तरफ बहुत पास में थे, तो OH ने उनकी बॉन्ड को रिपेल कर दिया, तो अल्टीमेटली वो इक्विलिब्रियम अटेन करके फाइनली ऐसा स्ट्रक्चर आ गया उसका। जैसे वो अम्ब्रेला होती है ना, छतरी, उस बहुत ज्यादा तेज हवा आती है तो क्या होता है, वो ऊपर हो जाती है, तो वैसे ही हो गया ये भी। नहीं, तो स्ट्रक्चर इसका इन्वर्स हो गया, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या होता है इसको? इन्वर्जन। जो पहले ऐसा था अब वो ऐसा हो गया है, समझ रहे ना? दिस इज नोन एज इन्वर्जन। तो इसका जो पूरा स्टेप है, ये जो पूरा मैकेनिज्म है, वो इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए इसको अपन क्या नाम दिए? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। समझ रहे हैं? अगर ये सेम रिएक्शन ना इसके साथ होता, ये क्या है हमारा, हाँ नहीं, ये जैसे ये क्या था, ये मिथिल था ना, ये एक 3 डिग्री हालाइड है, दिख रहा आपको? ये है 3 डिग्री हालाइड, यस और नो? अगर थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है कि 3 डिग्री क्या है तो पूछ लो, शर्माओ मत। क्या होता है 3 डिग्री? 3 डिग्री हालाइड का मतलब होता है कि हाइड्रोजन इज इन दैट कार्बन जो 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब अगर OH यहां पे आएगा ना पीछे से, तो पीछे बहुत भीड़ हो गई है। अब पीछे क्या हो गई है? बहुत भीड़, खाली जगह नहीं है। हाँ, स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया। क्या बोलते हैं अपन इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में? आम भाषा में हम भीड़ बोल देते हैं, पर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको? स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया है, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। आपको लग रहा है सर ये तो है खाली जगह, यहां से तो आ जाएगा OH। अरे वो खाली जगह नहीं है। अभी आपने CH3 को फैलाया कहाँ है? जब CH3 फैलेगा तो खुद अपना टेट्राहेड्रल नहीं खोल देगा ऐसे। कहां गई वो जगह? वो तो अपन ने एक साथ कंडेंस करके लिख दिया, इसलिए आपको नहीं दिख रहा था, आपको गलत, आपको जगह खाली दिख रही थी। पर एक्चुअली में जब ये भी CH3 खुलेगा और ये भी CH3 खुलेगा स्ट्रक्चर पूरा, तो आपको यहाँ पे कोई जगह नहीं मिलने वाली। तब उस केस में OH नेगेटिव पीछे से बैक अटैक कर ही नहीं पाएगा। तब फिर क्या करेगा वो? तो वो वेट करेगा कि Cl निकल जाए, फिर मैं चले जाऊंगा। समझ रहे हैं क्या? तो अब इसका डिपेंडेंसी है ही नहीं पहले रिएक्शन में, कि जब तक ये बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो घुस नहीं पाएगा। यहां तो पीछे से रास्ता था तो वो आ गया, इसलिए एक रिएक्शन में दोनों रेस्पॉन्सिबल थे फॉर दी रेट।
बट अभी इस रिएक्शन में जब तक Cl नहीं है तो बैठ के देखना पड़ेगा OH नेगेटिव को। जैसे ही वो निकला तुरंत चला जाएगा, तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। टाइम किस में लगेगा? उसको निकलने में, Cl को निकलने में। तो इस स्टेप में अब वो वेट कर रहा है कि कब ये Cl बाहर निकलेगा और ये कार्बन रेडी होगा। ये क्या है? कार्बोकैटायन। क्या है ये? क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। जब वो निकलेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन तो छोड़ के निकलने नहीं वाला, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, गिविंग कार्बन अ पॉजिटिव चार्ज। इसी को कार्बोकैटायन बोलते हैं। और एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन बहुत रिएक्टिव होता है, मतलब वो स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जैसे ही बनेगा तुरंत रिएक्ट करेगा। किसके साथ? OH के साथ। एम आई क्लियर? तो जहां जो टाइम लगाना वो यहीं पे लगा। ये हमारा क्या स्टेप था? स्लो स्टेप था। मतलब बहुत सारे स्टेप होते हैं ना रिएक्शन में, मैकेनिज्म का मतलब वही होता है स्टेप्स। उसमें एक स्लो हो जाता है बहुत। तो फास्ट वाले जो एकदम रेडी है होने के लिए, वो वेट करेंगे कब वो रिएक्शन होगा, तो हम जाके अटैक करेंगे। तो इसको होने में टाइम लग रहा है। इसको कहते हैं अपन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब समझना। अगर आपको पता है कि आपके रिएक्शन में 3 स्टेप्स हैं, सुन लो पहले ना, आपके रिएक्शन में 3 स्टेप्स हैं, उसमें फर्स्ट स्टेप बहुत स्लो है, सेकेंड और थर्ड स्टेप फास्ट है, और वो दोनों रेडी है होने के लिए, पर वो दोनों वेट कर रहे हैं कि कब पहला वाला होगा। तो ओवरऑल पूरे रिएक्शन की स्पीड पहले के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि दूसरा तीसरा तो बहुत जल्दी हो जाता है, उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता। टाइम किसको लग रहा है? उस स्लो वाले स्टेप को। तो किसी भी मैकेनिज्म के स्लोएस्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। समझ लीजिए एक फैक्ट्री है, वही साइकिल वाली फैक्ट्री है, जिसमें ना हैंडल वाला सेक्शन ने फटाफट काम करके रेडी कर दिया पूरा अपना हैंडल्स। यहाँ पे जो पैडल और सीट बनाने वाले सेक्शन भी एकदम रेडी हो गए हैं, पर टायर वाले सेक्शन को टाइम लग रहा है। टायर वाले सेक्शन को क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है। हैंडल रेडी है, हैंडल लेके रेडी है, वो पैडल और सीट वाला पैडल सीट लेके रेडी है, पर जब तक टायर नहीं आएगा साइकिल कैसे बनेगी? तो इस पूरे प्रोसेस में हु इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? टायर फॉर्मेशन, जो कि स्लो हो रहा है। पूरे के पूरे साइकिल फॉर्मेशन का डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? टायर के ऊपर है, कि जितना जल्दी टायर बनेगा उतनी जल्दी एक साइकिल रेडी होकर डिस्पैच। समझ रहे हैं क्या? तो कि ऐसा ही सेम चीज ना रिएक्शंस में भी होता है, केमिकल चेंजेस में होता है, कि मल्टीपल स्टेप्स में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, क्योंकि उसके ऊपर निर्भर है कि वो जैसी होगा उसके बाद वाले स्टेप तो फास्टर है, जल्दी हो जाएंगे। तो इसलिए इस वाले रिएक्शन को अपन यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल जिम्मेदार है। इसका तो कोई रोल ही नहीं है ना, वो तो बेचारा आ ही नहीं सकता जब तक वो Cl बाहर नहीं आएगा। तो इसलिए ये किसका एग्जांपल है? हमारे SN1 का। ऊपर जो रिएक्शन लिखा था वो क्या था? SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दोनों में होगा, बट तरीका अलग अलग है। यहां वो एक साथ चले गया क्योंकि पीछे जगह खाली थी, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं था, चला गया। बट जहां हमने 3 डिग्री अल्किल हैलाइड लिया, वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया, पीछे से जगह नहीं मिली OH को आने की, तो अब OH वेट कर रहा है कि कब Cl बाहर निकलेगा। जैसे Cl बाहर निकलेगा मैं तुरंत अटैक करूंगा। है क्लियर? तो ये आपका एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन रेडी है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन के पास कौन आएगा? OH नेगेटिव आएगा, और क्या बना लेगा? कोई अल्कोहल ही बनेगा अल्कोहल, बट किस टाइप का अल्कोहल? 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री गेव राइज टू 1 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री से क्या मिलेगा? 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये रहा आपका 3 डिग्री अल्कोहल। समझ रहे ना? अब यहां OH को जरूरी है वो यहीं पे लगे, वो यहां भी लग सकता है। यहां तो हमारे पास मजबूरी थी ना कि यहां से निकल रहा था, तो वो यहां से नहीं आ पाया, इसलिए OH अपोजिट तरफ लगा। इसको अपन ने क्या नाम दिया था? इन्वर्जन। याद है क्या नाम दिए थे? इन्वर्जन। बट यहां ऐसा कुछ नहीं है, किसी के पास कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है। जो आपका कार्बोकैटायन है वो दोनों साइड से बराबर तरीके से खुला हुआ है, तो OH यहां से भी आ सकता है, OH यहां से भी आ सकता है। किसी भी स्ट्रक्चर के पास या यहां से आने के लिए ज्यादा एडवांटेज मिल रहा हो OH को, ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो दोनों का इक्वल प्रोबेबिलिटी है, OH का दोनों तरफ से आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्वल है। हाँ, कहीं से फायदेमंद होता OH का आना कि स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, तो वहां से आता, तब मेजर प्रोडक्ट वो हो जाता, बट यहां ऐसा नहीं है।
यहां से भी आ सकता है OH, तो यहां भी लगा सकते हो OH, गलत नहीं है, यहां भी OH लगा सकते हो, गलत नहीं है। एम आई क्लियर? तो दिस इज SN1 नीचे वाला, और ऊपर वाला क्या है, SN2। तो SN2 जनरली किसमें होता है, ये मिथिल, मिथिल को 1 डिग्री भी नहीं बोल सकते, इसको 1 डिग्री बोल सकते हो क्या? 1 डिग्री तो आप उसको बोलते हो जिसमें क्लोरीन उस कार्बन पे लगाओ जो एक और कार्बन से अटैच है, यहां तो कार्बन ही एक है, तो मिथिल अलग कैटेगरी हो गई। मिथिल एक अलग कैटेगरी है। फिर आता है हमारा 1 डिग्री, फिर आता है 2 डिग्री, और फिर आता है 3 डिग्री। तो मिथिल और 1 डिग्री के लिए सुटेबल कौन है हमारा, SN2 मैकेनिज्म। और SN3 किसके लिए सुटेबल है, SN1 सॉरी, SN1 किसके लिए सुटेबल है, 3 डिग्री एंड 2 डिग्री, जिसमें थोड़ी सी भीड़ बढ़ जाती है पीछे साइड में। अगर पीछे साइड में भीड़ बढ़ जाएगी तो बैक अटैक पॉसिबल नहीं है, तब OH को रुकना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल को रुकना पड़ेगा, हैलोजन के निकलने का वेट करना पड़ेगा। और उस रिएक्शन में सिर्फ वो हैलोजन ही इन्वॉल्व है, इसलिए वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और इसमें दोनों रेस्पॉन्सिबल हैं रिएक्शन की स्पीड के लिए, इसलिए ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, SN2 SN1। आया समझ में? चलो पहले SN1 लिखते हैं पूरा। देखो क्या लिखे लास्ट लाइन, ऑन बोथ दी रिएक्टेंट्स, है ना? हाँ, अब ये वाला बना लो पहले, ऊपर वाला। नीचे वाला ही मत बनाना ना, नीचे वाला जब मैं हेडिंग लिखवाऊंगा तब आप नीचे वाला बनाइएगा, अभी सिर्फ ऊपर वाला ही बनाइए। कितना बना रहे हो, ये जो बॉक्स के अंदर डालूंगा बस इतना ही बनाना है ना। SN2 आप लोग लिख लो, फिर मैं इसके नीचे सब ये ट्रांजिशन स्टेट भी लिखना है ना। इस वाले स्टेट के नीचे क्या लिखोगे, ट्रांजिशन स्टेट, जो बीच में आई और चली गई, स्टेबल नहीं है वो, हाईली अनस्टेबल स्टेट है वो, तभी तो ज्यादा देर तक नहीं रही। इसमें एक चीज भूल गया मैं, तो क्या, हाँ हाँ, प्लस Cl नेगेटिव, वो बाहर भी तो निकला। लिख लिया रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में हो क्या रहा है उसके लिए नीचे एक कहानी लिखते हैं, लिखो नीचे। when the incoming nucleophile when the incoming nucleophile when the incoming nucleophile approaches the alkyl halide when the incoming nucleophile approaches the alkyl halide approaches the alkyl halide comma the carbon halogen bond the carbon halogen bond the carbon halogen bond the carbon halogen bond starts breaking and a new, समझ के लिखना जो लिख रहे हो ना, and a new carbon OH bond starts, क्या लिखेंगे, फॉर्मिंग। अरे एक ब्रेक हो रही है, एक बन रही है ना। कार्बन हैलोजन बॉन्ड स्टार्ट्स ब्रेकिंग एंड कार्बन OH बॉन्ड स्टार्ट्स फॉर्मिंग, और ये दोनों एक साथ हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, फुल स्टॉप। These two processes takes place simultaneously. These two processes takes place simultaneously. These two processes takes place simultaneously in a single step. In a single step. In a single step. Full stop. Such reactions occur through a such reactions occur through a such reactions occur through a transition state.
occurs through a transition state, occurs through a transition state in which both the reactants, in which both the reactants, in which both the reactants are partially bonded to each other. Both the reactants are partially bonded to each other. Partially bonded to each other. ठीक है, full stop. This transition state is unstable. This transition state is unstable क्योंकि कार्बन 5 से कनेक्ट नहीं हो सकता. This transition state is unstable and hence it decomposes to form, and hence it decomposes to form, and hence it decomposes to form the product and the leaving group. ये लीव हो गया. Cl negative is a leaving group and the leaving group. ठीक है. ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखो. In SN2 reaction, the attack of the nucleophile, in SN2 reactions, the attack of the nucleophile occurs from the backside. Occurs from the backside. Occurs from the backside, and the leaving group leaves, and the leaving group leaves from the front side. From the front side. From the front side. इसलिए इन्वर्जन हो जाता है. तो लास्ट लाइन, as a result, SN2 reactions are always accompanied by, as a result, SN2 reactions are always accompanied by inversion of configuration. Inversion of configuration. Inversion of configuration. Configuration इन्वर्ट हो गई. ब्रैकेट में लिखना है, इस इन्वर्जन का नाम होता है वॉल्डन इन्वर्जन. WALDEN, वॉल्डन इन्वर्जन. वॉल्डन इन्वर्जन. ठीक है. तो ये तो हमारा हो गया A SN2. नेक्स्ट लाइन डालेंगे B SN1 रिएक्शंस. SN1 मैकेनिज्म. SN1 मैकेनिज्म. SN1 मैकेनिज्म हाइफन डाल के लिखेंगे. These are generally carried out. ये सेकेंड वाला ना. These are generally carried out. These are generally carried out in polar protic solvents. Polar protic, ऐसा सॉल्वेंट जो पोलार भी है और जिसमें प्रोटॉन भी है. जैसे वाटर हो गया, HCl हो गया. समझ रहे हैं, वाटर पोलार भी है और उसमें H पॉजिटिव भी है. HCl पोलार भी है, उसके पास भी H पॉजिटिव है. पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट सच एज वाटर, acid, etc. Water, acid, etc. Full stop. The reaction between tert butyl bromide, tert butyl bromide, ये इसी को बोल रहे हैं tert butyl bromide. This one कॉमन नेम है ना. टर्ट आइसो नियो पढ़ते थे ना अपन, है ना. वैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के लिए अपन
ये टर्ट वर्ड का मतलब क्या है, टर्शरी से आया टर्ट वर्ड, है ना। बाकी इसका कॉमन नेम तो चलो ये है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नेम, ये अगर आप पेरेंट चेन मान रहे हो तो टू पे ही ब्रोमो भी है और टू पे ही मिथिल भी है, तो टू ब्रोमो टू मिथिल प्रोपेन, कॉमनली नोन एज टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड। हाँ क्या लिखे, द रिएक्शन बिटवीन टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड and the OH negative ion to give to give to give tert butyl alcohol, बनेगा तो अल्कोहल ही, अगर OH आ रहा है तो क्या बनाएगा, अल्कोहल। वो हम पहले ही टेबल में लिख चुके हैं कि अगर न्यूक्लियोफाइल OH आया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कोहल। टू गिव tert butyl alcohol follows फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, वहां पे लिखा था फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, यहां लिख रहे हैं फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। दैट इज इसका मीनिंग क्या होगा, जैसे वहां हमने लिखा था कि द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन बोथ द रिएक्टेंट्स, उनके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, यहां क्या लिखेंगे, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ओनली वन reactant's concentration, लिख लो, that is the rate of reaction depends upon that is the rate of reaction depends upon the rate of reaction depends upon the concentration of tert butyl bromide only, tert butyl bromide only, tert butyl bromide only। पहले रिएक्शन लिख लो फिर दोनों स्टेप लिखते हैं। ये ओवरऑल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, है ना, फिर इसको दो स्टेप में डिवाइड करेंगे। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा, OH नेगेटिव वेट कर रहा है Br के निकलने का, और फिर सेकंड स्टेप में OH नेगेटिव जाके उस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा किसी भी साइड से, ठीक है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट तो यही बनने वाला ना, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल। तो पहले ये ओवरऑल रिएक्शन लिख लीजिए, फिर इसके दो स्टेप लिखते हैं। स्टेप वन लिख लो पहले ओवरऑल रिएक्शन, फिर स्टेप वन स्टेप टू करते हैं। वहां पे एक ही स्टेप में दोनों हो गया था, एक ही स्टेप में प्रोसेस हो गया था, बस बीच में क्या आई थी, ट्रांजिशन स्टेट। बीच में क्या आया था, ट्रांजिशन स्टेट। यहां ट्रांजिशन स्टेट नहीं आएगा, यहां आएगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। क्या आएगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, जो अगले स्टेप में जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। वहां कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बना था, वहां वो एक स्टेट था जो गुजर गया, ठीक है। स्टेप वन लिखे, लिखेगा स्टेप वन में, दिस स्टेप इज स्लो, दिस स्टेप इज स्लो, दिस स्टेप इज स्लो and reversible and hence is the rate determining step, and hence is the rate determining step। ये बता चुका आपको क्या होता है ना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब, पूरे सेट ऑफ रिएक्शंस में वो रिएक्शन जो जिसके कारण हम रेट या स्पीड बता रहे हैं पूरे प्रोसेस की, उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वो टायर वाला, है ना। तो क्या लिखे, इट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, फुल स्टॉप। इन दिस formation of carbocation takes place, in this formation of carbocation takes place, formation of carbocation takes place, ठीक है। तो एक्चुअली में आयनाइजेशन होगा, आयनाइजेशन मतलब कैटायन एनायन बनना। कैसे होगा, Br की तरफ इस एरो को दिखाना, ये होगा आपका रिवर्सिबल, और ये बनेगा हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। स्लो एंड रिवर्सिबल, ठीक है। स्टेप टू, स्टेप टू,
स्टेप 2 हाइफन लगा के लिखेंगे, द कार्बोकैटायन बीइंग अ रिएक्टिव स्पीशीज, द कार्बोकैटायन बीइंग अ रिएक्टिव स्पीशीज, being a reactive species is immediately attacked, मतलब ये स्टेप में टाइम नहीं लगेगा, इमीडिएट अटैक होगा, is immediately attacked by the incoming nucleophile. Carbocation being a reactive species is immediately attacked by the incoming nucleophile. Full stop. This step is fast. This step is fast and hence does not affect the rate of reaction. And hence does not affect the rate of reaction. Does not affect the rate of reaction. लिख लीजिए रिएक्शन. टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल है ना, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल. ठीक है, तो ये दो हमारे मैकेनिज्म हुए SN1 एंड SN2 है ना. नेक्स्ट क्लास में इनकी रिएक्टिविटी देखेंगे, सुन लो पहले इधर. नेक्स्ट क्लास में इनकी रिएक्टिविटी देखेंगे कि कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और मिथिल में इनका ऑर्डर कैसा है ना. जैसे हमने अभी बात की ना कि जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा वहां से बैक अटैक नहीं हो पाएगा, मतलब उसमें SN2 नहीं हो पाएगा. तो SN2 किसके लिए बेस्ट है, मिथिल के लिए और 1 डिग्री के लिए. और ये किसके लिए बेस्ट है, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, जहां पर हिंड्रेंस ज्यादा है, बैक अटैक नहीं हो पाएगा, तो वहां पे ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा. प्रोडक्ट सब में अल्कोहल बन रहा है, बस तरीका थोड़ा सा अलग है, मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है. एक में हमने देखा इन्वर्जन हो रहा था ना, इसमें अभी हमने बात नहीं की कि इसमें क्या हुआ है ना. तो उसके लिए अपन को थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा. स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब आपको याद है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ते थे अपन, याद है किसमें पढ़ते थे स्टीरियो आइसोमेरिज्म. 2 टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़ते थे, स्टीरियो एंड स्ट्रक्चरल. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें अपन पढ़ेंगे वापस से, सुन रहे हैं क्या. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का इसमें थोड़ा बहुत पार्ट आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना. मतलब अभी हमारा SN1 SN2 खत्म तो हो गया है कि रिएक्शन ऐसे होता है, बट इसका स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट भी हमें देखना है कि हाउ डज दिस रिएक्शन बिहेव्स इन स्टीरियो केमिकल वे. इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब वो स्टीरियो केमिस्ट्री क्यों पढ़े अपन इसके लिए. ठीक है, अपन पढ़े ना कि अगर इन्वर्जन हो जाता है मतलब वो काइंड ऑफ मिरर इमेज हो गई, ये मिरर हो गया ना. तो यहाँ पे एक्चुअली में वही हो रहा है, इन्वर्जन में एक मिरर इमेज बन रही है. और मिरर इमेज वाले कंपाउंड्स अगर एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं अपन, किरालिटी. याद है किराल. तो वो दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं. तो ऑप्टिकल आइसोमर्स से हम रिलेट करेंगे अपने SN1 और SN2 को इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, बट आने से पहले ये दोनों का मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ के आना. SN1 SN2 पूछू तो बताने आना चाहिए कि SN1 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है, बैक अटैक किसमें हो रहा है, तभी आप